ये आज हम समझने के लिए दो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम मेघा धानुका जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमें निरंजन पोद्दार जी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनका भी बहुत स्वागत करते हुए निरंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। निरंजन जी, आपको बजट कैसा लगा आज का? जो उम्मीद थी वैसा ही बजट आया है? देखिए श्रुति जी, निश्चित रूप से देखिए उम्मीदें तो बहुत ज्यादा होती हैं, यानी कि मेरा यह मानना है कि जो अपेक्षाएं होती हैं वो किसी भी व्यक्ति की हो, वो अपेक्षाएं अपार होती हैं। लेकिन समस्या जो सरकारें होती हैं, सरकारों की एक सीमाएं होती हैं, वो हर एक आदमी की पूर्ण रूप से अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकती है। जितना भी अच्छा बजट पेश करे, जो जितना भी वो उसके अंदर उसको समझ लीजिए सर्व समावेशी बजट बनाए, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमियां या त्रुटियां उसके अंदर रहती हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से जो बजट आया है उससे मतलब संपूर्ण समाज को संतुष्टि हुई। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से इस बजट के अंदर सरकार ने, या यूं कहें कि मैं दिया कुमारी जी या भजनलाल जी का जो बजट है, इस बजट को देख करके ऐसे लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजस्थान गांवों का प्रदेश है, और निश्चित रूप से वहां जो राजस्थान के अंदर एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो है पानी का मुद्दा। चाहे वो सिंचाई का पानी, सिंचाई के लिए पानी हो, चाहे वो पेयजल का पानी हो, चाहे वो लोगों के किसी भी तरीके से आप ये समझ लीजिए, पानी सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान मरुधरा के लिए आज तक का मुद्दा रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने इस बजट के अंदर उन किसानों को पानी संचयन को, जो ईआरसीपी के ऊपर जो जिस तरीके से सरकार ने एक अपनी आतुरता दिखाई है, या यूं कहें उसकी प्राथमिकता जो दिखाई है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि मैं इस चीज की सराहना करूंगा कि सरकार ने जिस तरीके से 5,000 करोड़ रुपए जो पानी संग्रहित करने के लिए जो डिगियों का जो एक प्रावधान किया है, या 5 लाख किसानों को जिस तरीके से ब्याज मुक्त ऋण देने की बात करी गई है, तो जिस किसानों का, गांव देहात का, और जिसको कहते हैं गांवों का इस बजट के अंदर जिस तरीके से ध्यान रखा गया, और उसके अलावा आज की तारीख में केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर एक मुद्दा है, और वो है छात्रों का मुद्दा, वो है परीक्षाओं का मुद्दा, वो है पेपर लीक का मुद्दा। तो उसके ऊपर भी इस बजट के अंदर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि भाई पेपर लीक के ऊपर भी सरकार किस तरीके से आगे क्या विचार कर रही है, उसका क्या मैकेनिज्म तैयार कर रही है। तो निश्चित रूप से देखिए, इसके अंदर मेरे हिसाब से सबको सब समावेश करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहां पे जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई जिस तरीके से गांवों का जो विकास होता है, उसके अंदर पैक्स लैंप जो होते हैं उनकी बहुत बड़ा महत्वता होती है, उनकी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय ये उनका कथन था कि बिना पैक्स के गांवों का विकास या गांवों का निर्माण उतना ही अप्रासंगिक है जितना हम बिना फ्यूल के अगर गाड़ी चलाने की बात करें। तो आज उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं पैक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा और ध्यान बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चाहे डॉक्टरों की बात करें, चाहे पुलिस के अंदर जो 5,000 से ऊपर और भर्तियां नए पद सृजित करने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से इस बजट को मैं एक संतुलित बजट कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि निरंजन जी आपसे एक और रिएक्शन हुई बजट में, जैसे आपने बताया कि फुल बजट पेश यहाँ पर किया गया है, और बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पंचायत चुनाव एक साथ होंगे ये बात कही है। इस पे मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव अब एक साथ होंगे, एक जिला और एक डेट होगा। 15 लाख महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की घोषणा की गई है। रोडवेज में नई भर्तियों के साथ हेल्थ और पुलिस विभाग में 9,000 से ज्यादा नए पदों का सृजन किया गया है। मेरिट में आने वाले स्कूल स्टूडेंट्स को अब फ्री टैबलेट और इंटरनेट भी दिया जाएगा। सरकार अब काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर बनाएगी। तो तमाम ऐसी घोषणाएं हैं। जैसे युवाओं की हम बात कर रहे थे, तो 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। युवा नीति 2024 बनाई जाएगी। रोडवेज में 1650 पदों पर भर्तियां होंगी। बालोतरा की अगर हम बात करें तो राजस्थान पेट्रोल जोन विकसित करने की घोषणा होगी। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे खाटू श्याम मंदिर में, जैसे बताया 100 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनेगा। लेकिन पंचायत चुनाव, एक साथ पंचायत चुनाव होंगे, ये जो बड़ा डिसीजन लिया गया है, इसके पीछे का क्या एंगल्स आप समझ रहे हैं?
निश्चित रूप से श्रुति जी, देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और चुनाव प्रक्रिया के अंदर जितना सुधारात्मक कार्य हो सके उतना ही बढ़िया लोकतंत्र भी मजबूत होता है और देश के, मेरे हिसाब, देश और प्रदेश का विकास भी होता है। जिस तरीके से सरकार ने पंचायत चुनाव का इसके अंदर विवरण दिया है या पंचायत चुनाव के ऊपर जो बात की है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर मेरे हिसाब से लोकतंत्र की कहूं या जो पंचायत चुनाव हो, कहीं ना कहीं ग्राम सभाओं से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो मोहल्ला से जुड़ते हैं, वार्ड से जुड़ते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए जो समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये जो पंचायत चुनाव है ये उस तक का एक, आप ये मान के चलिए, सेवा का साधन होता है। और इसको जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हम एक साथ चुनाव करवाएंगे, तो इसके अंदर एक पारदर्शिता की भी, ऐसा लगता है कि पारदर्शिता की भी इसके अंदर समझ लीजिए एक भूमिका बढ़ जाएगी। और तमाम जिस तरीके से सरकार ने, अभी आपने भी चर्चा की, सरकार ने हर चीज के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि एक समावेशी बजट नजर आ रहा है और इस बजट के अंदर विशेष रूप से ये चीज देखी गई है कि सरकार का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ लोगों की विकास के साथ साथ जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सहेजने का एक बात की गई है, चाहे वो मंदिरों का या यूं कहें कि हमारे यहाँ जो बड़े धर्म स्थल राजस्थान के अंदर जो माने जाते हैं, चाहे खाटू श्याम जी हैं या तमाम जितने भी हैं, तो उनके ऊपर भी सरकार ने इस बार पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी सरकार ने इतना बारीकी से ध्यान दिया है। निश्चित रूप से ये श्रुति जी, मैं कई बार अपने वक्तव्य में कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र का विकास वहां की संस्कृति और वहां के जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके साथ अगर किसी राष्ट्र का विकास होता है तो वो सर्वांगीण विकास की श्रेणी में आता है। केवल कंक्रीट के जंगल खड़े कर देना, लंबी लंबी सड़कें बना देना, फ्लाईओवर बना देना, लेकिन संस्कार और संस्कृति अगर विहीन होगा तो मेरे हिसाब से, एक हिसाब से समझ लीजिए, वो मनुष्य मशीन रूपी मनुष्य होगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सरकार ने कहीं ना कहीं इस चीज को, इस बजट के अंदर उस चीज को छूती हुई नजर आ रही है राजस्थान की सरकार की। जो विकास है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ता हुआ राजस्थान दिखाई दे रहा है। तो जिस धरोहर की वजह से राजस्थान इतना मशहूर है उसको लेकर चला गया, जैसे ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन अब रंजन जी आपसे है। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि बजट से पहले मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत सारी बैठकें ली, लेकिन एक भी बैठक में वित्त मंत्री जी मौजूद नहीं थी। क्या उन्हें फीडबैक लेने की जरूरत नहीं पड़ी? और अंतरिम बजट तो वित्त मंत्री का था, वो घोषणाएं कहाँ गई, वो धरातल पर लागू नहीं है। और ये एक नई परंपरा शुरू की जा रही है कि पढ़ेगा बजट कोई और बनाया जाएगा किसी और के द्वारा। तो आज का बजट आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का विजन है या वित्त मंत्री का? देखिए श्रुति जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले जो अभी आपने एक सवाल किया, ये जो हमारे यहाँ बहन बैठी हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट, की बजट का एक्चुअल में बजट के बारे में मैं बात करूं तो आप अगर तुलसी रामायण को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी बजट के बारे में एक बजट का विश्लेषण किया गया है कि बजट का मतलब क्या होता है। तो बजट का मतलब ये होता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भालू सो होए। यानी कि इस बात का अर्थ यह है कि जगह जगह से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कर जो उठाती है सरकार, यानी कि सरकार की जो आमदनी होती है वो करों से होती है, और वो जो कर उठाए वो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जहां पे वो बरसे, यानी कि जहां पे सरकार उस चीज को डाले, वहां पे लोगों हर्षोल्लास के साथ, यानी कि इसको बरसात से जोड़ करके तुलसीदास जी ने बताया कि जैसे बादल जो है वो पानी उठाते हैं, समुद्र से उठाते हैं, नदी से उठाते हैं, नाले से उठाते हैं, जहां उसकी जितनी मात्रा होती है वहीं से उसी हिसाब से उसको उठाते हैं, और उसके बाद में जब खेतों के अंदर उस पानी को बरसाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो समाज है वो उस समय हरख का महसूस करती है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो इस तरीके का बजट पेश करेगा वो भूप भानु सो, यानी कि वो जो राजा है वो सूर्य की तरह होता है। तो कहने का तात्पर्य इस बजट के अंदर सरकार ने कदाचित उस दिशा में अपने आप को एक प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा था कि कमियां सदैव, यानी कि त्रुटियां सदैव रहती है, और त्रुटियां इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बजट के अंदर एमएसएमई की भी बात करी गई है, बजट के अंदर उद्योगों की बात करी गई है, लेकिन बजट के लिए सरकार के पास पैसे, यानी कि जिस तरीके से राजस्थान पहले से आपको पता है कि भाई कर्जे के अंदर डूबा हुआ प्रदेश है और सरकार की एक सीमा है, तो उस आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार को जो
एमएसएमई है उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं, चाहे वो टैक्सेशन के अंदर, चाहे वो उसके अंदर फ्री कोलेटरल, चाहे लोन हो या ब्याज के अंदर सब्सिडी हो, या मैं तो एक बात कहता हूं कि जो उद्योग लगाते हैं उन उद्योगों के अंदर सरकार को जैसे गाड़ियां फाइनेंस करते हैं वैसे सरकार को उन्नत मशीनरियां फाइनेंस करनी चाहिए। आज चाइना के अंदर आप जाकर देखेंगे, हमारा देश आज उत्पादन के अंदर चाइना को कहीं ना कहीं समझ लीजिए थोड़ा सा चाइना की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत पीछे चाइना से इसलिए है क्योंकि वहां पे करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनरियों से चीज का उत्पादन होता है, जबकि भारत के अंदर लोगों के पास उतने संसाधन नहीं है। जो छोटे यानी कि माइक्रो और स्मॉल जो यूनिटें हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उनके पास मैनुअल मशीनें हैं। मैनुअल मशीनों से ना वो गुणवत्ता आती है, ना क्वालिटी कंट्रोल होता है, ना प्रोडक्शन होता है, ना उनका जो कॉस्ट कटिंग हो सकती है। तो सरकार को उस दिशा में थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए। अब जो आपने सवाल किया कि भाई विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा सी बनी हुई है और उस परंपरा के अंदर वास्तविकता ये है कि जो सत्ता पक्षी जो होता है यानी सत्ता समर्थक होता है वो सदा बजट को अभूतपूर्व बजट बताता रहता है, और जो विपक्ष होता है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां निकालता रहता है और वो कहता है ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, ये बजट बेकार है, इस बजट से कुछ भी नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं एक परंपरा सी बन गई है। लेकिन वास्तविक विश्लेषण, चाहे वो जो आर्थिक विशेषज्ञ हो या जो बजट के बारे में जो पूर्णता से जानते हो या जो इसके बारे में जो समझ जिनकी समझ होती है कि जीडीपी क्या होती है, सरकार का सकल घरेलू घाटा क्या होता है, सरकार का रेवेन्यू कहां से क्या जनरेट होगा, तो ये जो चीजें, जिस चीज को अगर आदमी गुणा भाग लगाता है वो इस चीज के बारे में सोच करके सही विश्लेषण देता है कि वास्तव में बजट कैसा था। तो मेरा यह मानना है कि अगर एप्लीकेबल, यानी कि अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और होती है कि सरकार ने योजनाएं भी प्रतिपादित कर दी, सरकार ने घोषित कर दी, सरकार ने बजट भी बना दिया, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है वो किस तरीके से काम करती है, वो एग्जीक्यूशन मशीनरी गांवों तक, क्योंकि एग्जीक्यूशन मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है, चाहे उसके अंदर आप स्टेट सेक्रेटरीट की बात करें, चाहे जिला मुख्यालय की बात करें, चाहे तहसील मुख्यालय की बात करें, चाहे ग्राम प्रधान की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, वो कितना ईमानदारी से और कितना द्रुत गति से उस चीज को एप्लीकेबल करता है। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन जो इस मशीनरी है, इसको और महत्वपूर्ण रूप, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सरकार इसके ऊपर कितना अपना कंट्रोल बना के रखती है या कितना इसको पुश बैक करती है। तो ये चीज हो रहा है। निश्चित रूप से मैं इस बजट को संतुलित बजट कहूंगा, बाकी विपक्ष कुछ भी कहे श्रुति जी, मेरा तो ये मानना है विपक्ष का काम है कुर्ता खींचना और वो अपना काम बखूबी निभा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।